सुलग सुलग जाए। सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही होगी आपको। जल्दी से कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1। आर यू रेडी? अनुज सिंह, मोहित दुग्गल साहब, सद्दू, भास्कर, वैसु, कृष्णा, मीना। ओके, आज ज़्यादा बच्चे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज जो है, वाह क्या सुर है, वाह, थैंक यू थैंक यू। तो आज पता ज़्यादा बच्चे क्यों हैं? आज जो है ज़्यादा बच्चे इसलिए हैं क्योंकि आज नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। तो आज क्योंकि नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो हो सकता है आज सर कुछ ऐसा बता दें जो आज तक अभी उन्होंने बताया ना हो। तो चलो चलो जल्दी चलते हैं फिर जो है अरे ये तो वही है, ये तो वही बोरिंग सी ज्योग्राफी है। चलो दोस्तों, चलो भाई, हम यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा वॉइस इंक्रीज कर दो यार। थोड़ा तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं अपने गले से चिल्ला तो नहीं सकता हूँ, ठीक है ना? नहीं तो थोड़ा पागल साउंड करूँगा। ये चिल्ला क्यों रहेगा? ये भी तो है थोड़ा सा। योगिता जी, आप किसी से भी कर लीजिए, लेकिन एक सोर्स से अच्छे से करिए। ओके, सही पकड़े ना? हाँ चलो भाई, तो शुरू करते हैं। आज न्यू सब्जेक्ट है, तो न्यू सब्जेक्ट जो है आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों की आज भरमार एकदम। आज बच्चे लाइक कि आज जो है आज से पढ़ाई करेंगे आज से। अब मैंने प्रण ले लिया, मैच वैच अब सब बंद। तो अब ठीक है, सीरीज तो हार ही गए हैं, मैच तो जीत ही जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं, अब पढ़ाई होगी, ठीक है? देख रहा है निकेत क्या बोल रहा है? सर पढ़ाओ, बहुत दिमाग खराब है आज, मोटिवेशन आ गई है, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ बस 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 बेटा, इसी मोटिवेशन का तो इंतजार था। कहाँ थे इतने दिन तुम, और तो कहाँ था तुम्हारा मोटिवेशन? बस अभी तुम ले। तो ज्योग्राफी के यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक तो सोलर का सिस्टम, सिस्टम फाड़ देंगे आज सोलर का। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये जो टॉपिक है आपका, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ओके चलो भाई, तो स्टार्ट किया जाए। ओके, रोको, आए है रोको, रोको कोई तो रोको। चलो भाई, पहला क्वेश्चन करो जरा। अच्छा कृष्णा मीना, यस ठीक है, गुड गुड पॉइंट कृष्णा। इमरजेंसी वाला टॉपिक बचा है, यस। आप बताते जाना मुझे जो टॉपिक बचा है, जैसे इमरजेंसी वाला है और एक सेंटर स्टेट रिलेशंस का भी, ठीक है? तो अपना फेस रिवील कर दें जोगिंदर जी, नहीं बताइए, कर दें। अरे आरती जी, आप तो गुस्सा हो रही हैं। कर रहे हैं स्टार्ट, लो लो फिर। ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। थोड़ा 1-2 मिनट आदमी बात भी ना कर सके, क्यों? आगे सीधे पढ़ाना शुरू कर दो। आदमी का मन होता है कि थोड़ा सा बातचीत कर ले, दिन भर अकेले कमरे में घुसा रहता है आदमी, लेकिन ना, कुछ ऐसे भी आदमी जो बात ही नहीं करना चाहते। सीधा सीधा काम की बात पे आओ। इतने तुम लोग मतलब इंसान हो। खैर, stars are luminous as they generate light primarily through nuclear fusion. Planets are non-luminous and are visible primarily because they reflect sunlight. Galaxies are considered luminous bodies because they are clusters ऑफ ल्यूमिनस स्टार्स। ये हिंदी में क्वेश्चन है। अब देखिए, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। तो ल्यूमिनस का मतलब होता है जो खुद से जल सकें, जिनका खुद का लाइट हो। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिनका खुद का लाइट नहीं होता है, सिंपल, ठीक? ऑलराइट, हाँ जी, ओके। हाँ लाइव ही है लेक्चर, ही लाइव ही है। कमेंट आपको आपका ही दिखेगा, बाकियों का नहीं। सर सीजल एंड फेस करवाऊंगा क्वेश्चन से, करवाऊंगा अभी। मैं वही क्वेश्चन देख रहा था, जो नए क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। मैं एक सीरीज टाइप स्टार्ट करूँगा, निट्टो टाइप, उसमें करेंगे हम लोग, ठीक है? तो स्टार्स ल्यूमिनस हैं बिकॉज येस दे डू फॉर्म देयर लाइट एंड एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब परमाणु संलयन, जहाँ पे दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं। सो दिस इज़ फ्यूजन। जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो फ्यूजन से जनरेट करते हैं अपनी जो एनर्जी है उसको।
So stars are luminous. Yes, they are luminous. Planets are non-luminous. Yes, they are non-luminous because they reflect sunlight. वो सिर्फ sunlight को reflect करते हैं, उनकी खुद की light नहीं होती है. Galaxies are considered luminous because galaxies में बहुत सारे ऐसे bodies होती हैं जो अपने आप में luminous होती है, अपनी जो लाइट है वो खुद से बनाती हैं. तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1, 2 एंड 3. 1, 2 और 3. अगले सवाल पे आते हैं. विच प्लैनेट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन नेचुरल सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम एज पर द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम प्रोवाइडेड फ्रॉम द. ठीक है, बताओ जल्दी से. चलो जल्दी बताइए. सबसे ज़्यादा सैटेलाइट. अब अगर हम बात करें सैटेलाइट की, जिनको क्या मून ही बोल देते हैं, तो 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है. वो कौन से प्लैनेट हैं जल्दी से बताइए. तो वो प्लैनेट है हमारे मरकरी और वीनस. ठीक है, मरकरी एंड वीनस. मरकरी और वीनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है. सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो ये चेंज होता रहता है नंबर, लेकिन अभी हमारे सैटर्न भैया टॉप पे बैठे हुए हैं. सैटर्न की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है दैट इज़ टाइटन. और जुपिटर की सबसे जो बड़ी सैटेलाइट है, जो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, वो है गैनीमेड. ठीक है, EO, IO, यूरोपा, गैनीमेड, कलिस्टो, इन चारों को गैलीलियन मून्स बोलते हैं बिकॉज गैलीलो गैलीलाई ने इनकी डिस्कवरी करी थी. इसलिए हमारी अर्थ के पास एक मून है, एक सैटेलाइट है, और मार्स के पास 2 हैं, फोबोस एंड डीमोस. कॉलम ए, कॉलम बी. बताइए. एक ग्रे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में और उसकी विशेषता मैच करना आपको. चलो, तो ओलंपस मून से अगर बात करेंगे, मार्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर बात करेंगे, मार्स में देखने को मिलता है, माउंटेन है वहाँ का. ओके. देन ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर में देखने को मिलेगा. टाइटन अभी बताया सैटर्न का है, और नेपच्यून का है ट्राइटॉन. ट्राइटॉन 2, 1, 4, 3. ओके, 2, 1, 4, 3. एक सेकेंड. ओके, सॉरी, इसको ABCD कर लो यार. ABCD. ओके, ABCD करोगे तो ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये D हो जाएगा, C. BADC. BADC. ओके. Okay, which of the consider the following statements about Venus? Which of the following statement about given above is all are correct? तो वीनस यानी शुक्र के बारे में कौन से सही है, कौन से गलत हैं, आपसे पूछ रहा है. और जो नेटो सीरीज़ है उसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट जल्दी होगा, तो उसमें हम लोग सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें कि हमें अपना टेक्निक को यूज़ करना होगा, जिसमें हमने अपने विजडम को यूज़ करना होगा. नॉलेज तो हम गेन कर ही रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, लेकिन वो भी करना होगा. ठीक है, हाँ, वो भी हम लोग करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वही हमें एज दिलाएंगे बाकियों से. वैसे कोई बाकी है नहीं, सब यहीं पे ही हैं जितने हैं, लेकिन ठीक है, जो अच्छे से समझेगा, जो उसको अच्छे से समझेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, उसको एज मिलेगी. ठीक है. हाँ, हैप्पी छठ पूजा रवि. ठीक है, 4th का देखते हैं. इट्स रोटेशन इज प्रोग्रेड, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. येस, सिर्फ 2 ही प्लानट ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. एक तो है वीनस और दूसरा है यूरेनस. वीनस और यूरेनस. तो पहला सही है. इट्स रोटेशन पीरियड इज़ लॉन्गर दैन इट्स रेवोल्यूशन पीरियड. यस, रोटेशन पीरियड की अगर बात करेंगे तो 243 अर्थ डेज में रोटेशन होता है वीनस का. एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रोटेशन. सबसे लंबा अगर किसी का रोटेशन टाइम है तो वो वीनस का ही है. और अगर मैं सबसे शॉर्टेस्ट पूछ लूँ तो, और अगर मैं रेवोल्यूशन की बात कर लूँ तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट किसका हो जाएगा? तो ठीक है, तीसरा, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एज सीन फ्रॉम द अर्थ. यस, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. ठीक है, इसीलिए इसको ल्यूसीफर भी बोलते हैं. ल्यूसीफर का मतलब होता है लाइट ब्रिंगर, क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे हॉटेस्ट भी है. इस पर्टिकुलर प्लैनेट में थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 यानी कि थिक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलते हैं. तो हॉटेस्ट है, H2SO4 के थिक क्लाउड्स है यहाँ पर. वेस्ट टू ईस्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है. ओके, सो ओके, एक सेकेंड. सॉरी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिखा है. रोटेशन ही क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, सारे प्लैनेट हमारे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बट इसका रोटेशन है क्लॉकवाइज. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है. सारे प्लैनेट हमारे रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ध्यान रखना.
लेकिन इसका अगर हम बात करेंगे तो ये इसका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है। वीनस और यूरेनस इन दोनों का ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्रेड और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज रोटेट करता है बाकी, क्योंकि सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज होते हैं, वीनस और यूरेनस। यानी प्रोग्रेड ना होके रेट्रोग्रेड होता है, ठीक है, रेट्रोग्रेड। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी ले लो, ठीक। और रेवोल्यूशन टाइम की अगर बात करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट होता है जो सबसे दूर है प्लैनेट सन के, नेपच्यून, और शॉर्टेस्ट जो सबसे पास है दैट इज़ मरकरी, दैट इज़ बुध, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर सी। अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम दी सन। तो निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी के सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यूरेनस, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून। तो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर द डिस्टेंस फ्रॉम दी सन। अब हमें पता है कि जो सन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक। उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बाद ये क्या है, जल्दी से बताओ क्या है, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, ठीक। ये है मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ, ये है मार्स, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूरेनस, ये है नेपच्यून। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लिखना चाहें तो क्या होगा, उसके लिए हमने याद किया था जे सन, EVM, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस एंड मर्करी, ठीक है। सो ये ऑर्डर है, और ये है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, दिस इज योर एस्टेरॉयड बेल्ट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट वुड बी, सबसे पहले तो बी, देन उसके बाद आएगा सी, देन ए एंड डी, BCAD, ऑप्शन नंबर ए। ओके, दिस इज एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट में एक डॉर्फ प्लैनेट मिलता है, उसका नाम बता पाएंगे? यहाँ पे डॉर्फ प्लैनेट मिलता है, उसका नाम। 6th नंबर क्वेश्चन, नेपच्यून हैज द लॉन्गेस्ट ऑर्बिटल पीरियड अमंग द 8 मेजर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। नेपच्यून इज द आउटरमोस्ट ऑफ द 8 मेजर प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। ये है रहा हिंदी में क्वेश्चन। आप कमेंट बताइए कि कौन सा प्लैनेट था जिसको मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से कैलकुलेट किया गया था, उसका पता लगाया गया था, बताइए। हाँ जी, तो आंसर क्या होगा, नेपच्यून हैज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्बिटल पीरियड अमंग द 8, यस, सबसे दूर है, 164 ईयर्स टाइम लेता है अर्थ का एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए, 164.8। नेपच्यून इज़ द आउटर मोस्ट ऑफ द, यस, सबसे बाहर ही तो है नेपच्यून, ठीक है। तो दोनों सही है और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है, ओके। नेपच्यून ही वो प्लैनेट है जिसको मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से अर्बेन ले वेरियर ने इसको डिस्कवर किया था, अर्बेन ले वेरियर। वहीं यूरेनस की बात करें तो यूरेनस को विलियम हर्शल ने 1781 में डिस्कवर किया था। 7th लगाइए, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट से जुपिटर इज और आर करेक्ट। जुपिटर के बारे में कौन सा सही है? ज्योत्सना, रागिनी, ऋष, चिन्मयी, महक, चित्रांशी, शिवराज, yes, Uranus is also called as rolling planet, yes, okay. Which is the, yes, जोहान गल्ले भी थे उसमें, जोहान गल्ले, महेश, ठीक है। तो जुपिटर हैज़ दी शॉर्टेस्ट रोटेशनल पीरियड अमंग ऑल दी प्लैनेट्स, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशनल पीरियड है, बिल्कुल, कितना है, 9 घंटे और 55 मिनट। तो पहला वाला सही है। गैनीमेड, वन ऑफ इट्स मून्स, इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, even larger than the planet Mercury, yes. Jupiter possesses a distinct and elaborated ring system similar to Saturn's, easily visible from the Earth-based telescopes, wrong. देखो, ये जितने भी हमारे प्लैनेट हैं इन सब को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनमें कोई भी रिंग सिस्टम नहीं होता है। ये हैं सारे हमारे जोवियन प्लैनेट जिनको बोलते हैं, इनमें रिंग सिस्टम होता है, लेकिन सबसे डिस्टिंक्ट जो रिंग सिस्टम है वो सैटर्न में होता है। बाकी प्लैनेट भी होता है लेकिन इतना डिस्टिंक्ट नहीं होता कि वो अर्थ से दिख जाए वो। इन्हीं को हम इंटीरियर प्लैनेट भी बोल देते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोल देते हैं, और इनको हम एक्सटीरियर प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। ये रॉकी होते हैं, ये गैसियस होते हैं,
इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये रॉक के बने हुए हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं। Which planet is described as being able to float in a large enough body of water due to its mean density being less than that of water? तो हमारे जो इंटीरियर प्लानट है दैट इज़ मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लानट है और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, जिसमें सबसे कम तो है सैटर्न की, वाटर से भी कम है, लेस देन अ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स इट कैन फ्लो इन द वाटर, become water, my friend. Ninth question करो. The reclassification of Pluto as a dwarf planet by the International Astronomical Union in 2006 was primarily because, हिंदी में ये क्वेश्चन, बिल्कुल शिवम जी हो जाएगा। यूट्यूब पे आएगी रिश। अर्थ की 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यस, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, देखो पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, 2006 में प्लूटो को हटा दिया क्योंकि आपको प्लैनेट बनने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। एक तो आपका साइज स्फेरिकल हो, दूसरा आप सन के अराउंड रेवोल्यूशन करते हो, तीसरा जिस पाथ पे, जिस ऑर्बिट आप पे रेवोल्यूशन कर रहे हो उसको क्लियर करना है आपको, ठीक है, उसका डेब्री क्लियर करना है। और जो प्लूटो भैया कर नहीं पा रहे थे, तो ठीक है, इट फेल टू, ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, अच्छा हमारे कितने डॉफ प्लैनेट हैं? सिर्फ 5 हैं आपके। कौन कौन से? तो एरिस है सबसे बड़ा, तो प्लूटो है, देन एरिस है, देन होमिया, देन मेक, और एक है ये चारों जो है ना क्यूपर बेल्ट में। कहाँ है क्यूपर बेल्ट में? एक और है सेरेस जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में है। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में। क्यूपर बेल्ट कहाँ है? तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये एस्टेरॉयड बेल्ट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्यूपर बेल्ट। तो 4 यहाँ हैं, प्लूटो, एरिस, होमिया, मेक, 5वां इधर है सेरेस। इसके बाद यहाँ पर ऊर्ट क्लाउड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऊर्ट क्लाउड, जहाँ पे कि आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि कॉमेट्स वगैरह, ठीक है। और प्लूटो की सैटेलाइट क्या है? चारों खाने चित्त कर देंगे, तो चारों जो है इसकी एक सैटेलाइट है। नया से न्यू कॉर्नर ले सकते हैं, मतलब समझे, न्यू कमर, क्या कुछ तो आप बोल रहे हो। अच्छा, कूल डाउन टाइम है 30 सेकंड का। अच्छा ओके, हिंदी सॉरी इंग्लिश में भी क्वेश्चन है 10th नंबर। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूरेनस डिस्टिंक्टिव ब्लू ग्रीन अपीयरेंस? तो जो यूरेनस का डिस्टिंक्टिव ब्लू मुख्य कारण क्या है नीले हरे रंग दिखने का? बताइए। यस, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूरेनस distinct blue-green appearance? The presence of vast liquid water ocean beneath its clouds, methane gas in its atmosphere absorbing red light and reflecting blue-green wavelengths. Yes, methane gas is the reason कि क्यों यूरेनस जो है आपका ग्रीनिश अपीयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। 11th, consider the following statements about the dirty बोल रहा हूँ, about the comets. Comets के बारे में है। They are often described as dirty snowballs composed of ice, dust, rocks and gases. Their tails always point towards the sun due to the sun's gravitational pull. Halley's comet is a short period comet with an orbital period of approximately 76 years. बताइए, ये हिंदी में क्वेश्चन है सभी लोग, हिंदी में है। चलो, तो दे आर ओके, दे आर ऑफन, कॉमेट्स के बारे में, दे आर ऑफन रेफर्ड एज डर्टी स्नोबॉल्स कंपोज्ड ऑफ आइस, यस, आइस, डस्ट, रॉक एंड गैसेज होते हैं। देयर टेल्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, अब यहाँ पे दिक्कत है, अब देखो यहाँ पे दिक्कत है, ये गलत है। जैसे सन है तो इस तरीके से आता है, ये देखो, अगर उधर की तरफ जा रहा है तो इधर पे सन है, ये सन है, सूरज है, सूरज की तरफ जाएगा तो उसकी टेल अवे फ्रॉम दी उससे होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं इसका हेड, ये होगी टेल, ठीक है। तो और जो मोस्टली कॉमेट्स होते हैं ना वो यहीं से आते हैं, क्या बोलते हैं, ऊट क्लाउड से। हेलीज कॉमेट काफ़ी फेमस है, 76 ईयर्स बाद आता है, पिछली बार 1986 में आया था, आप देख लो,
अगली बार कब आएगा कैलकुलेट करो, हम में से कितने लोग ज़िंदा रह पाएंगे। देखिए देखो मेरी उम्मीद तो है सभी लोग ज़िंदा रहें, लेकिन रियलिटी यही है कि पॉसिबिलिटी ये नहीं होती। ठीक है, अब 1986 में आया था पिछली बार, तो मेरे हिसाब से कितना 76 जोड़ोगे तो कितना होगा 2062। हाँ, अभी कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 22 साल मान लें, 22, 23, 24, 25 ऐसे ही होगी। तो अगर 22 साल भी मान लें तो 2062 है, 25 और 35 और 37, नहीं 37 साल हैं अभी। तो यानी कि तुम्हें जो है एटलीस्ट 59 साल, जब तुम 59-60 साल के हो जाओगे, 60-61 साल के बुढ़े, अगर हो भी पाओगे तो, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो धीरे धीरे घटती ही जा रही है जिस हिसाब से पोल्यूशन वोल्यूशन है। तो खैर कोई नहीं, उम्मीद भी दुनिया कायम है। सोचो यार 2061 में तुम लोग कहाँ होगे, तुम लोग बूढ़े हो चुके होगे। ठीक है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ अगर जिंदा होंगे हम लोग तो। ठीक है, सोचो यार, मतलब सोचो बस, तुम आप क्वेश्चन करो। व्हाट सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट्स आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद द क्यूपर बेल्ट व्हिच लाइज बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। तो नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित काइपर बेल्ट से मुख्य रूप से कौन से खगोलीय पिंड जुड़े हुए हैं? एस्टेरॉइड्स इन द मेन बेल्ट बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर? नो। डॉफ प्लैनेट लाइक प्लूटो, हामिया, मेकमेक एंड एरिस। मेकमेक का क्या है रेवोल्यूशन पीरियड? रेवोल्यूशन टाइम पीरियड बता दो जरा, नोट्स में आपको लिखा होगा, आपका जल्दी बताओ कितना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें 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 विचार। आपका एज कितना होगा सर? एनी गेसेस? कोई गेस? रिटायर हो जाएगा एसएससी? ओके, 310 साल बिल्कुल सही है, 310। चलो, तो द बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर रिजल्टिंग इन इट्स ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप इज फंडामेंटली ड्यू टू इट्स नेट आउटवर्ड फोर्स कॉज्ड बाय द रोटेशनल स्पीड। यस। अब जो हमारी अर्थ का शेप है वो कुछ इस तरीके से है, सेंटर पे वो बल्ज्ड है केंद्र पे, और पोल्स पे वो फ्लैट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस वजह से। अब केंद्रीय बल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ये अर्थ के रोटेशन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, जिसकी वजह से सेंटर पे तो बल्ज है और पोल्स पे ही फ्लैट है, जिसकी वजह से इसकी इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटोरियल डायमीटर है एज कंपेयर टू पोलर रेडियस और पोलर डायमीटर। ठीक है, इसी वजह से इसकी इक्वेटोरियल स्पीड ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोलर स्पीड। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर या फिर इक्वेटोरियल सर्कमफरेंस ज़्यादा है इट फ्रॉम इट्स पोलर काउंटर पार्ट। Every line of longitude is classified as a great circle and the distance between the consecutive longitudes decreases uniformly from the equator towards the poles. Now this is correct. हर longitude आपका अपने आप में क्या है? एक ग्रेट सर्कल, एक महान वृत्त है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और हर लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर आप देखो तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने में घट रही है और पोल्स पे ज़ीरो हो रही है, पोल्स पे जाके ज़ीरो हो रही है। सारे लॉन्गिट्यूड पोल्स पे जाके मिल रहा है। मैक्सिमम कहाँ पर? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे कितनी? तो 111.32 किलोमीटर्स, इतनी टोटल जो है डिस्टेंस है। द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, making it the most advantageous position for point for launching geostationary satellites. Yes, क्योंकि अब अगर देखो तो इंडिया में सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं यहाँ से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, कोस्ट जो है वहाँ का तट। क्यों नहीं नॉर्थ इंडिया में बिल्ड कर देते हैं? क्योंकि इक्वेटर ज़्यादा पास में है इसके, और इक्वेटर में रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होती है अर्थ की, तो इसीलिए एक जो रोटेशनल स्पीड होती है अर्थ की, उसका भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा किया जाता है ना। Tell me how many latitudes are great circle? How many latitudes are great circle? The answer would be 1. Only 1 latitude is a great circle. और वो कौन है? Is a ग्रेट सर्कल। और जरा बताओ कि डिस्टेंस जो ट्रैवल करी जाती है ग्रेट सर्कल में, वो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है? एंड दैट इज़ योर इक्वेटर। इक्वेटर ही वो ग्रेट सर्कल है। अब ग्रेट सर्कल होता क्या है? जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इक्वेटर ही वो एक लैटिट्यूड है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है हाइपोथेटिकली। सो ग्रेट सर्कल की अगर बात करें, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, रिमेंबर दैट, नॉट द मैक्सिमम। ओके,
और हर इक्वेटर के बीच की हर लैटिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, लेकिन जैसे हर लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होती, वो पोल्स इक्वेटर से पोल्स पे जाने में घटती है, इक्वेटर मैक्सिमम पोल्स पे 0 होती है, वैसे लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। और हर एक डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अगर आप बता दें तो आपके घर में जो है अभी तुरंत एक गिफ्ट भेजा जाएगा। लॉन्गिट्यूड बताइए ना, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड की अगर बात करें तो 181 और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करेंगे तो 360। ठीक है, विद द टॉपिक नेम्स ओके। अभी जी मिल जाएंगे आपको बैच के अंदर। वैसे आपको बता दूं, जो भी आपका बैच है 3.0 या 2.0, तो उसमें विजय लक्ष्मी जहांगीर 181 बिल्कुल सही। तो वो चीज़ है कि भाई जैसे आपके जितने टॉपिक हो गए तो आगे के 2 टॉपिक जैसे कि रोटेशन रेवोल्यूशन हो गया, और अगला एक जो टॉपिक है वो आपका रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो वो ही रहेगा। और क्लास आपकी ना, सेकेंड, ठीक है। तो वो जो है आपका उसमें एडेड, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो वो आपका आगे के टॉपिक रहेंगे। बाकी मैं ग्रुप पे आपको डाल दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, ग्रुप पे। चलो आते हैं, विद रेफरेंस टू द डिवीजन ऑफ द अर्थ इनटू हीट जोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हीट जोन के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुए हैं, जल्दी से बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। कर लिया आपने। फ्रिजिड जोन्स अब सिंपल हमें पता है यार, ये अगर हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ये है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो रीजन इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है। दिस इज योर 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज योर 66.5 डिग्री साउथ। तो ये है, बोलते हैं इसको हम, ये और ये इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। और ये है आपका टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट, साउथ टेम्परेट। ओके, यहीं पे आपका होता है क्या, जिसको चलो तो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो फ्रिजिड जोन डिस्टिंक्ट कॉन्टिन्यूस डे लाइट और नाइट पीरियड्स आर प्राइमरली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 66.5 डिग्री टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो होता क्या है कि जो फ्रिजिड जोन है यहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात रहता है। आपने सुना होगा जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे जैसे नॉर्वे को लैंड ऑफ मिड नाइट सन बोलते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो वहाँ पर क्योंकि टिल्ट की वजह से अर्थ क्योंकि रेवोल्यूशन करती है, तो ऐसा हो जाता है कि उसका टिल्ट जब इस तरीके से होता है, मान लो, तो चाहे जितना भी घूम ले लेकिन वहाँ पे हमेशा दिन ही रहेगी। फिर ऐसे हो गया, चाहे कितना भी घूम ले वहाँ हमेशा रात ही रहेगी। तो ये फ्रिजिड जोन के लिए ट्रू होता है, बिल्कुल सही है। अर्थ हमें पता है टिल्टेड है, कितनी टिल्टेड है अर्थ, 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, अपनी एक्सिस पे। लेकिन वहीं अगर बात करें अपने प्लेन पे कितना टिल्टेड है, तो वो 66.5 डिग्री टिल्टेड है अपने प्लेन पे। द टॉरिड जोन इज डिफाइंड एज द रीजन वेयर द सन्स रेज कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग अ ईयर। ये भी सही है। ठीक है, टॉरिड जोन वही है जहाँ पर एटलीस्ट सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, लेकिन टेम्परेट में चले जाओ स्लैंटिंग रेस, तिरछी पड़ेंगी। यहाँ पर भी अगर पड़ेंगे भी तो तिरछी पड़ेंगे, 6 महीने तो पड़ती ही नहीं है। डायरेक्ट रेस जो है सन की सिर्फ इसी बेल्ट में देखने को मिलती है, जिसको टॉरिड जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन्स मॉडरेट क्लाइमेट इज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग वर्टिकल सन रेज थ्रू आउट द ईयर। नो, वर्टिकल नहीं मिलती हैं। वर्टिकल का मतलब ही वही डायरेक्टली ओवरहेड हुआ, डायरेक्टली ओवरहेड और वर्टिकल का मतलब वही हुआ। यहाँ पे स्लैंटिंग मिलती हैं। ठीक है, स्लैंटिंग मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। 15th, the prime meridian is the line of longitude that runs through Greenwich, London. Reason this meridian was established as the international standard primarily because it runs through the center of the largest landmass. तो प्राइम मेरिडियन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। हॉर्स लैटिट्यूड ये सब अभी नहीं।
क्लाइमेटोलॉजी जब करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन की अगर बात करेंगे तो इट इज़ अ लॉन्गिट्यूड जिसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, बिकॉज वे जो लंदन की ग्रीनविच लेबोरेटरी है वहाँ से पास होती है ये, और ये आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री इसको बोलते हैं। तो पहला है कि द प्राइम मेरिडियन इज़ द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट रन्स फ्रॉम द ग्रीनविच लंदन, यस तभी उसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। जो रीज़न दिया है दिस मेरिडियन एस्टैब्लिश्ड एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन बिकॉज इट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द लार्जेस्ट लैंड मास, बिल्कुल बेहुदा स्टेटमेंट है ये, ठीक है। लार्जेस्ट लैंड मास से रन करती है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लार्जेस्ट लैंड मास कायदे से तो फिर यहाँ से गुजरनी चाहिए थी, क्यों कायदे से तो यहाँ से गुजरनी चाहिए थी ना, फिर तो लार्जेस्ट लैंड मास तो यहाँ पे देखने को मिला, क्या ही लैंड मास है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वो यूके का दबदबा चलता था तो इसलिए इसको यहाँ पे, क्योंकि सारे ही लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल है तो फिर किसको माना जाता, तो फिर ग्रीन इसको मान लिया गया एक को। इंडिया कितने आगे कितना पीछे है इससे, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का जो रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है वो कुछ ये है, ओके, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, और इंडिया 5.5 घंटे अहेड है, आगे है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से। A ship at 60 degree west receives a radio signal from its home port at 15 degree east longitude at 10 a.m. local time. What is the actual time at the home port when the signal was sent? Now, 60 degree west, okay. A ship at 60 degree west receives a radio signal from its home port at 15 degree east. तो 15 डिग्री ईस्ट पे है और यहाँ पे कहीं होगा आपका 0 डिग्री, ठीक, सिंपल, फ्रॉम इट्स होम पोर्ट एट 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एट 10 AM लोकल टाइम, तो वहाँ 10 बज रहा था, ठीक है। तो इतने टाइम, व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम एट द होम पोर्ट व्हेन द सिग्नल वाज सेंट, होम पोर्ट पे क्या टाइम था ये पूछ रहा है, तो मतलब 10 इधर बजे होंगे फिर, ठीक है। तो होम पोर्ट पे कितना बज रहा होगा, अंतर कितना इन दोनों के बीच में, अंतर कितना है, 75 डिग्री का, हाँ जी, ठीक है। अंतर इसको ये मत बोल देना कोई कि 45 डिग्री का अंतर है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री है ये, तो पहले ये 60 कवर करोगे, 0 पे आओगे। इट इज़ लाइक कि आई एम आस्किंग यू कि नंबर लाइन में -60 और +15 के बीच में कितना गैप है, तो क्या 45 का होगा, 75 का गैप होगा, ठीक है। फिर 75 डिग्री का गैप है, एंड वी नो कि अर्थ को टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, मतलब ये है कि 24 घंटे में जो पृथ्वी वो 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 1 घंटा 15 डिग्री में 1 घंटा लगता है घूमने में, तो 75 डिग्री में 5 घंटे लगेंगे, तो वहाँ पर 5 एक्स्ट्रा घंटे और ऐड कर दो, तो 10 में 2 ऐड करोगे 12 बज जाएंगे दोपहर के, और 3 शाम के बज जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब आप ईस्ट में जाते हो तो आप टाइम को ऐड करते हो, जब आप वेस्ट में जाते हो रेफरेंस लॉन्गिट्यूड को तो टाइम को सबट्रैक्ट करते हो, घटाते हो आप, ठीक है। अगला करिए, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। फोर्टीन ये बताना है, इसमें क्या डाउट है आपको। फ्रिजिड जोन डिस्टिंक्ट कॉन्टिन्यूस डे लाइट और नाइट पीरियड्स आर प्राइमरली कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 66.5 डिग्री टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। किसमें, स्टेटमेंट तो बताओ, फिर से बता दो कि मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट तो बताओ कि ये वाला नहीं है, या तो आप रिवाइज करके नहीं आए हो, फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा टिल्ट क्या हो रहा है और कैसे क्या है, भाई आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है। तो इट इज़ द ओनली लैटिट्यूड हुज प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। चलो, वैशाली जी वो इंटरनेशनल डेट लाइन के उसमें होता है आइडियल में, प्राइम मेरिडियन में, इसे कंफ्यूज मत करना उसको। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द लाइंस ऑन अ ग्लोब, ये हिंदी में। They are parallel to each other. Consider the following characteristics related to the lines on a globe. They define locations north और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर खींच देते हैं, इक्वेटर खींच देते हैं,
सर टिल्ट तो ओनली 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ होता है ना। पहली बात तो टिल्ट सिर्फ 23.5 डिग्री होता है, ये नॉर्थ साउथ क्या कर रहे हो, पहला। दूसरा, एक्सिस से 23.5 डिग्री होता है, प्लेन से 66.5 डिग्री होता है। अच्छा, पूछ रहे हैं पहले में क्या दिक्कत है। द इक्वेटर इज़ द ओनली लैटिट्यूड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिमिलर है। अगर हम सी से देखें तो बहुत सिमिलर है, क्योंकि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेकिन ग्रेट सर्कल का जो बेसिक डेफिनीशन होता है वो यही होता है कि उसका जो प्लेन है वो सेंटर से पास होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। तो इसलिए ए और सी में चूज़ करेंगे तो फिर सी हम चूज़ करेंगे। ए में ऐसा कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। चलो चलो भाई, आप लोग तो ना, अभी मैं पूछ रहा था जिसको डाउट था 14 में, अब दिख ही नहीं रहा, मैं कमेंट उतनी देर से देख रहा हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। चलो, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। इक्वेटर लैटिट्यूड होता है जो नॉर्थ और साउथ में पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है। ऊपर के जितने लैटिट्यूड हैं सब नॉर्थ से डिनोट किए जाएंगे, नीचे के सारे साउथ से डिनोट किए जाएंगे। दे आर पैरेलल, दे डिफाइन लोकेशंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। एंड देयर लेंथ डिक्रीजेज एज दे मूव फ्रॉम द इक्वेटर। यस, अब देखो छोटे नहीं होते जाएंगे, ये छोटे होते जाएंगे, पोल्स पे जाके एकदम पॉइंट साइज हो जाएंगे। तो यस, ये सही है। अच्छा, वो पूछ रहा था कौन सी लाइन से, तो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है। इफ़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री इज़ इतना, ये कोई कंट्री है 82.5 ईस्ट में, उसका टाइम 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो व्हाट वुड बी द टाइम एट अ लोकेशन विद द लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स 30 डिग्री वेस्ट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब इंडिया का ही तो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो 30 डिग्री वेस्ट में कितना होगा, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। यहाँ कहीं 0 डिग्री होगा, है ना, और यहाँ कहीं 30 डिग्री वेस्ट होगा। तो अगर हम देखें तो इसमें अंतर कितना है, 82.5 और 30 कितना है, 2, ठीक है, इतना अंतर है अंतर 112.5, ठीक। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। 7 का गुणा करो इसमें, 105 डिग्री, यहाँ भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 105 डिग्री का मतलब 7 घंटा हुआ। कितना और बाकी है, 7.5 बाकी है कि नहीं, 7.5 जोड़ूंगा 105 तभी तो 112 आएगा। तो 7.5 डिग्री और जोड़ना है। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 7.5 डिग्री का मतलब आधा घंटा, तो 7 घंटा और 30 मिनट, 7 घंटा और 30 मिनट पीछे होगा ये, 7 घंटा और 30 मिनट पीछे होगा, समझ रहे हैं आप, 7 घंटा और 30 मिनट पीछे। तो 7 घंटा पहले इसको पीछे करो, कहाँ पहुँचाओगे, 7 घंटा पीछे करोगे तो सुबह के 6 बजे, बताओ मुझे, सुबह के 6 बजे, आधा घंटा और पीछे करो। IDL, that is International Date Line, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, is not exactly 180 डिग्री longitude. The primary reason for its deviation is 2. हिंदी, ये है IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि पैसिफिक ओशन से पास होती है, जो कि प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्राइम मेरिडियन की तरह ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक जिगजैग लाइन है। जिगजैग लाइन इसलिए है क्योंकि इसको, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ से डेट चेंज हो जाती है, यानी कि जब आप यहाँ से इसको, यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे डेट चेंज हो जाएगी। सोचिए अगर ये सीधा पास करवा दिया था तो एक ही कॉन्टिनेंट में, एक ही शहर में, एक ही मान लो गांव में रहने वाले 2 लोग, उनके लिए डेट अलग हो जाती। छोटे छोटे ये आइलैंड बेचारे जो दिख तक नहीं रहे हैं आपको मैप में, इतने छोटे हैं। जैसे यहाँ से अगर सीधे जाती है तो ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, बेचारे छोटे से आइलैंड हैं, ये कुछ यहाँ कुछ और टाइम हो रहा है, यहाँ कुछ और टाइम हो रहा है। तो क्योंकि डेट चेंज होती है यहाँ से, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है पैसिफिक ओशन के उस पार्ट में जहाँ से
यहाँ ऐसा आप देखो, यहाँ कोई लैंड मास नहीं है और जिग जैग इसीलिए रखा गया ताकि लैंड मास जो थोड़ा बहुत आ रहा था उसको अवॉइड कर दिया जाए। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो कैसे ऐसे ऊपर, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड थे सर। इधर से सीधा जा नहीं सकता था, यहाँ पे आ जाता, ठीक है। फिर ऐसे करके ऐसे भी नहीं जा सकते थे, ठीक है, ऐसे करके, बिकॉज यहाँ पे कुछ और आइलैंड आ रहे थे बीच में, तो इसलिए इसको ऐसा जिगजैग टाइप बनाया गया है। अब डेट कैसे चेंज होती है वो समझने का कोशिश करिएगा। ये क्या है, रशिया है। ये क्या है, अलास्का है, यूएसए का, जो पहले रशिया का ही हुआ करता था लेकिन आज यूएसए का है, ठीक है। तो ये है रशिया और ये है आपका यूएसए। ऐसे दैट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन को फ्रॉम क्रॉस करना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यू मिला, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो रशिया से यूएसए जाएंगे तो यू वुड गेन अ डे, आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और यू विल लूज अ डेट, और यू वुड सब्ट्रैक्ट अ डेट। अगर आज 25 अक्टूबर और मैं 24 में पहुंच जाऊं तो मैंने डेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने डेट को लूज़ कर दिया कि नहीं, लेकिन एक दिन तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना मुझे। अब मैं पूरा फिर से 25 जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, तो मुझे बताओ। एक दिन एक्स्ट्रा मिलने का मतलब है एक डेट का कम हो जाना, और उल्टा यहाँ से यहाँ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए से रशिया जा रहे हो, जापान आ रहे हो, तो यू वुड लूज अ डे, दिन खो दोगे तुम, या तुम्हें एक डेट ऐड करनी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों ऐसे जिगजैग डेविएशन क्यों है, बिकॉज इट पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशंस मेजर आइलैंड ग्रुप्स फॉर इजियर नेविगेशन, अवॉइडिंग डिवाइडिंग मेजर लैंड मासेस एंड आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट सेम डेट रहे क्रॉस कॉन्टिन्यूस रीजन्स, ऐसा ना हो कि पल पल में वो डेट चेंज हो जाए। इफ़ अ ट्रैवलर क्रॉसेज द आइडियल मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दे वुड, ईस्ट टू वेस्ट वो जा रहा है, तो ईस्ट टू वेस्ट में क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट में यू वुड लूज अ डे, आप लूज कर देंगे एक डे। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिड नाइट सन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाई द अर्थ, तो ये आप देखो, मध्य रात्रि सूर्य की अवधारणा पृथ्वी के डैश द्वारा सर्वोत्तम रूप से जो है समझाया गया है। तो बताइए, मिडनाइट सन वाली थ्योरी। रेवोल्यूशन अराउंड द सन, इक्वेटोरियल बल्ज, 66.5 डिग्री टिल्ट ऑफ द एक्सिस रिलेटिव टू द ऑर्बिटल प्लेन, या फिर रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस। तो सिंपल, अभी हमने देखा था 66.5 डिग्री का जो टिल्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर देखिए जाके वहाँ पे बैच में, नहीं तो अगले लेक्चर जो होगा उसमें मैं रोटेशन रेवोल्यूशन जो सीज़न वगैरह वो सब एक्सप्लेन करूँगा, रोटेशन रेवोल्यूशन सीज़न सब, तो वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपको जानना है तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें इस तरह का जो टिल्ट होता है उस टिल्ट की वजह से ही ये होता है वहाँ पे, ठीक है। रेवोल्यूशन का भी लेना देना है लेकिन मेन यहाँ पे टिल्ट है। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट, सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट से कौन गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या आर्कटिक सर्कल। तो ये भी मतलब मेन क्वेश्चन तो ठीक है यहाँ पर आ गया है, लेकिन एक वर्ल्ड मैपिंग की क्लास नहीं होगा तो करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें देखेंगे। इक्वेटर है भूमध्य रेखा जो मैक्सिमम कॉन्टिनेंट से आपकी होकर गुजरती है बीचों बीच से। अगर आप देखो साउथ अमेरिका, अफ्रीका से भी जाती है ये, एंड उसके बाद एशिया से भी जाती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से भी जाती है ये, ठीक है। तो ये जो है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट से जाती है। 24, तो व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर। हिंदी में ये रहा, तो टॉपिक चलो, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे 1 डिग्री लैटिट्यूड इज़ लॉन्गर दैन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, नो। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वेटर पे देखो तो 111.32 किलोमीटर है, और 1 डिग्री लैटिट्यूड सिर्फ 111 किलोमीटर है, ठीक है। बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो ये कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो वो भी 111.32 ही तो था, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही हैं दोनों। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस नीव टाइड, इसको आप खुद से करेंगे बिकॉज अगेन मुझे रेवोल्यूशन वगैरह वो सारी चीज़ें लिंक करके ही पढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है।
तो रोटेशन, रेवोल्यूशन, टाइड और सीजन्स ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे। सिर्फ यही नहीं रहेंगे, हो सकता है कि मैं एक दो चीज़ें और ऐड कर दूँ उसमें, ठीक है। ये 0.32 का डिफरेंस रहता है। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक्स के बारे में जो कल लेक्चर होगा। कल सर मोस्ट प्रोबेबली शाम को लेक्चर होगा, दोपहर को भी हो सकता है, तो 2:30 बजे होगा, तो शाम को 7 बजे होगा। ओके, बाकी तो मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक्स क्या रहेंगे। एक तो वही होंगे, एक तो रोटेशन, रेवोल्यूशन, सीज़न, टाइड, इक्लिप्स, ये सब रहेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर के टॉपिक्स। ओके ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। और किसी को कुछ अगर डायरेक्टली मैसेज करना होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड दैट इज़ 8840286735 पे अगर कुछ ऐसा होता है इंपॉर्टेंट तो 8840286735 8840286735। ओके, रिवीजन करके आते हैं ना भाई सभी लोग, टेलीग्राम पे डाल दीजिए। आपका एप्लीकेशन पे आ तो जाता है ना, ये एप्लीकेशन पे ये PDF आ जाती है ना, पड़ जाती है। आप पूछिए उमंग जी, क्या क्वेश्चन है। वीनस का रेवोल्यूशन पीरियड आई थिंक कुछ तो ऐसा 240 के आसपास है, 243 डेज रोटेशन टाइम है। और वीनस का रेवोल्यूशन जो पीरियड है वो कुछ तो 225 है, शायद 225 डेज है, ठीक है। 243 रोटेशन है, 225 रेवोल्यूशन है। तो नॉर्थ पोल से ईस्ट और वेस्ट रोटेशन डेमोन्स्ट्रेट कर दो एक बार। सूरज कुमार 240 सर, जितने क्वेश्चन क्विज में मिलते हैं बस उतने ही क्वेश्चन, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। और भी क्वेश्चन चाहिए क्या टॉपिक्स पे? क्या सर, क्लास 4:30 या मॉर्निंग में नहीं हो सकता? नहीं, चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन। और PDF आपको मिल जाता है। IB की क्लास होगी शाम को, पूर्णिमा जी, होगी। बाकी कल परसों शायद नहीं होगी, मतलब मेरी होगी। IB की बता रहा हूँ जो सागर सर लेते हैं, क्योंकि छठ पूजा वगैरह की वजह से वो नहीं ले पाएंगे, तो आज तो होगी। चलो, थैंक यू।